पास सॉल्व पेपर है कक्षा 12 का बहुत विज्ञान का है, ठीक है, 2025 सेट 1 JS है। क्वेश्चन नंबर हमने 2 कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3 का दिया गया है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है। तो मुख्य कमियां इसकी 2 हैं, ठीक है। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की क्या है मुख्य कमियां 2 है, मुख्यतः तो 2 है। अब क्या है उनको देखेगा। जो पहली कमी क्या है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, और दूसरी है एक ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ठीक है। क्या है देखिएगा, इन्होंने बताया क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन, पहली कमी जो बताई है स्थायित्व, यदि इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के बाहर स्थिर माना जाए तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ये बाहर स्थिर माना जाए इस प्रकार से, तो ये हमारा नाभिक है। अब ये क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है माइनस का होता है। मान लीजिए ये हमारे पास ये हमारा नाभिक है, प्रोटॉन है, प्लस का चार्ज है, और इसको यदि बाहर स्थित माना जाए तो यहाँ पर ये क्या है वृत्तीय गति करेगा इस प्रकार से, और अंत में वो क्या हो जाएगा इस पे नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन। अब इसको बाहर स्थित माना जाए तो ये वृत्तीय गति करते करते क्या होगा, धीरे धीरे आप इसके माइनस आवेश है इससे प्लस है, तो ये इसको क्या होगा अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ पे ये इसमें क्या हो जाएगा गिर सक जाएगा, ठीक है। या वृत्तीय गति करने के कारण क्या है इनके बीच ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ऊर्जा उत्पन्न होने से वह धीरे धीरे क्या है यदि वृत्तीय गति करेगा तो नष्ट होगी, जिस कारण वो इसमें क्या हो जाएगा गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें नहीं गिरता, नाभिक में कभी नहीं गिरता है, वह वृत्तीय गति क्या है करता रहता है, करता रहता है नहीं करता रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये इसके स्थायित्व की क्या है, ये इसकी कमी है उसके स्थायित्व की, ठीक। दूसरा कमी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कमी बताया एक ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगातार बदलती रहती है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या है, लगातार बदलती रहती है, जिससे उसकी आवृत्ति बदलती रहती है, ये बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगातार क्या होती है बदलती रहती है, जिससे उसकी आवृत्ति बदलती रहती है। अब जब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगातार बदलेगी तो उसकी जब आवृत्ति लगातार बदलती हुई रहती है, तो जब आवृत्ति बदलेगी तो वो जो उनका स्पेक्ट्रम बनेगा वह स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, जिस कारण उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वह सतत स्पेक्ट्रम होगा। कैसा होगा उसका, सतत स्पेक्ट्रम होगा। अब जब सतत स्पेक्ट्रम होगा तो सतत स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब जो प्रैक्टिकली देखा गया है वह स्पेक्ट्रम कैसा होता है, वह स्पेक्ट्रम होता है रेखीय। कैसा होता है वह स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। तो इस कारण क्या है ये कमी अब पाई गई, ठीक है। तो ये 2 कमियां हैं, लिख लीजिएगा इसको। इनका खा है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कि क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। आगे पूछ रहा है किरण मार्ग भी दिखाइएगा। तो पहले तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो देखिएगा जिस मार्ग में ये किरणों को उनको दर्शाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वस्तु ऑब्जेक्ट माना गया, ठीक है। ये क्या है वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या हम यहाँ पे लेंगे, धनात्मक लेंगे। u का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमको दिया गया है। इसके बाद फोकस लेंस हमारे पास कौन सा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है होती है वो धनात्मक होती है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो लेंस सूत्र का फार्मूला लगा दें। लेंस सूत्र
लेंथ सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। ठीक है, v का मान हमको चाहिए, पृथ्वी में चाहिए, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/b बराबर 1/u बराबर 1/b। मान भर दो, तो इसका मान कितना है, f का मान है 20 और प्लस इसका है 10 बराबर 1/b। एलसीएम ले लो, कितना आएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1 ये 2 बराबर 1/b। लिखोगे तो 3/20 आ जाएगा बराबर 1/b। 3 गुणा कर दो तो क्या आएगा बेटा, इसका जो गुणा करेगा 3b बराबर 20, इसका एक में। ठीक है, b बराबर कितना आ जाएगा 20/3। इसको डिवाइडेशन करोगे तो b का मान आएगा 6.66 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। अब देखो वस्तु कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उससे पहले बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, प्रतिबिंब इसका बनेगा पहले। प्रतिबिंब क्या बन जाएगा पहले, जिसकी दूरी कितनी होगी बेटा, यह दूरी हो जाएगी 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होगा, यह इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पे यदि किरण आरेख को यदि दर्शाए तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, किरण आरेख हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये इसका था आंसर, लिख लीजिएगा। है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइएगा। तो देखिएगा, विद्युत, मान लीजिए हमारे पास ये अच्छा है, ये x अच्छा है, ये y अच्छा है और ये z अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, मान लीजिए विद्युत जो तरंग है हमारा, विद्युत तरंग इस प्रकार से ये y अक्ष में क्या कर रहा है, ये विद्युत तरंग है। ये क्या है, विद्युत तरंग, विद्युत तरंग। और z अक्ष में क्या हमने मान लिया, हमारी ये है चुंबकीय तरंग। ये क्या था, चुंबकीय तरंग। अब इन दोनों के क्या, विद्युत तरंग, ये विद्युत तरंग है और ये क्या है, चुंबकीय तरंग। इन दोनों के अध्यारोपण से जो तरंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो तरंग बनी है इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग, विद्युत तरंग ये क्या है, विद्युत तरंग है और ये है चुंबकीय तरंग। इन दोनों के अध्यारोपण से जो तरंग बनी उसको हमने रखा है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये परस्पर जो होती है वो कैसी होती है, लंबवत होती है बेटा। इनके संचरण की जो दिशा वो होती है वो परस्पर लंबवत, इस प्रकार से। ये आपका, ठीक, ये आपका क्या है, सिचुएशन है। इसकी परिभाषा क्या है, देखिए हमने लिख दिया है, विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के परस्पर लंबवत ज्यावक्री अध्यारोपण के पश्चात जो तरंग उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के ज्यावक्री अध्यारोपण के पश्चात जो तरंग उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है,
और ये परस्पर क्या होता है बेटा, लंबवत होता है। तो ये हमने इसकी परिभाषा बता दी, ग्राफ दिख रही है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो हम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक दंड चुंबक है जिसका ये है मान लीजिए नॉर्थ सिरा और ये है साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसकी ध्रुव प्रबलता मान लीजिए प्लस की m है और इसकी माइनस m, ठीक। इन दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी है वो हमने मान ली क्या है, 2l है, ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक। अब हमको निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, देखिएगा किसी एक ध्रुव के, किसी एक, दो ध्रुव है आपके नॉर्थ एक साउथ, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, किसी एक ध्रुव की, किसी, यहाँ पे हम परिभाषाओं को लिख देते हैं, किसी एक ध्रुव, या हम फार्मूला लिख देते हैं m इंटू 2l। चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण को हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा 2ml, ठीक है। ये आपका क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब यदि इसकी परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखिएगा हम ऐसे ही बता देते हैं, आपको लिख लेना है। किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, कोई आप एक ध्रुव ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए, ठीक है। किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, ध्रुव प्रबलता। किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा उन ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसकी परिभाषा लिख लोगे। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा उन ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। M बराबर होता है 2m, m क्या है, ये स्मॉल m है, 2ml। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो है वो क्या होगा बेटा, मात्रक होता है एम्पियर और मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या है, मात्रक है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा।